Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 107 Perspectives of International Relation and World History। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पे चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSC 107। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर क्या है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमें क्या बताना है इसमें, जो मेजर कॉजेज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये आपका 1939 से 1945 तक हुआ था। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स था ह्यूमन हिस्ट्री का। इसमें इन्वॉल्व हुई थी बहुत सारी कंट्रीज और उसने क्या है मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कॉज किया था। जो ये वॉर था ये सडनली बिगिन नहीं हुआ था, बल्कि ये आपका रिजल्ट था बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स का, जो कि डेवलप हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला है हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। सो जो एक मेन कॉज है इस वॉर का वो था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। सो दिस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो आपकी ट्रीटी है इसको इम्पोज किया गया था जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो ब्लेम को एक्सेप्ट करे वॉर के लिए और हेवी वॉर कंपनसेशन को पे करे। उसने अपने टेरिटरीज को लॉस कर दिया था और उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो गई थी। सो इस कंडीशन से क्या हुआ, जर्मनी बहुत ह्यूमिलेट हुआ और उसमें एंगर क्रिएट हुआ और उसने रिजेंटमेंट किया अमंग द पीपल। सो इस रिजेंटमेंट की वजह से क्या हुआ, बाद में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सपोर्ट मिला। सेकेंड इज फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सो जो आपका लीग ऑफ नेशंस है ये आपका फॉर्म हुआ था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। हाउएवर ये फेल हो गया था एग्रेसिव एक्शंस को स्टॉप करने के लिए बाय द पावरफुल कंट्रीज। सो इसके पास कोई आर्मी नहीं थी खुद की, बट ये डिपेंड रहता था मेंबर नेशंस पे सपोर्ट के लिए। सो जब कंट्रीज जैसे कि जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लॉस को वायलेट किया। सो जो आपका लीग है ये कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले पाई। सो ये फेलियर था, इसकी वजह से क्या है एग्रेसिव नेशंस एनकरेज हुए कि वो कंटिन्यू करे अपने एक्सपेंशन को। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो आपका डिक्टेटरशिप था वो ग्रू हुआ बहुत सारी कंट्रीज में। जैसे जर्मनी में आपके क्या है अडोल्फ हिटलर आ गए और नाजी जर्मनी उन्होंने, ठीक है, नाजी जर्मनी बनाया, जिसके में उन्होंने की नाजिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया, जिसने कि बहुत ही एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट किया और रेशियल सुपीरियरिटी को प्रमोट किया। इटली में हमें क्या है फासिज्म देखने को मिलता है। जैसे जर्मनी में नाजिज्म था वैसे ही इटली में आपकी कौन सी आइडियोलॉजी थी, फासिज्म थी अंडर द मुसोलिनी दैट एम्ड एट एक्सपेंशन। सो ये आइडियोलॉजीज ही आपकी एनकरेज करती है मिलिट्री एग्रेशन को और कॉन्क्वेस्ट को। इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द ग्रेट डिप्रेशन। सो जो आपका ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, उसने बहुत ही बैडली इफेक्ट किया बहुत सारी कंट्रीज को। जो अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। पीपल ने अपना जो फेथ था उसको, जो उनका फेथ था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, उसको लूज कर दिया और उन्होंने स्ट्रॉन्ग लीडर्स को सपोर्ट किया जिन्होंने कि उनको क्विक सोल्यूशंस को प्रॉमिस किया। सो जो आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे उन्होंने कंट्रीज को एग्रेसिव बनाया, क्योंकि वो क्या चाहते थे, नई टेरिटरीज को कैप्चर करना चाहते थे रॉ मटेरियल्स और मार्केट्स के लिए। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। सो जो आपके ब्रिटेन और फ्रांस हैं उन्होंने क्या है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो किया। इसका मतलब है कि वो दे ट्राइड टू अवॉइड वॉर बाय गिविंग इन टू सम डिमांड्स ऑफ एग्रेसिव कंट्रीज। यानी कि वो वॉर से क्या है बाहर ही रहते थे, वो अपने क्या है गिवन कर देते थे कुछ डिमांड्स को एग्रेसिव कंट्रीज को। सो उन्होंने क्या है अलाउ किया जर्मनी को टू रीआर्म एंड ऑक्यूपाई नियर बाय रीजन्स। सो इस पॉलिसी की वजह से क्या है हिटलर और कॉन्फिडेंट बने और एग्रेसिव बने, जिसकी वजह से फर्दर एक्सपेंशन हुआ। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was caused by a combination of unfair peace treaties, failure of international organization,
राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वीक पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर्स। यानी कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेयर पीस ट्रीटीज की वजह से हुआ था, फेलियर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस और वीक पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर्स की वजह से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉज हुआ था। सो जो ये फैक्टर्स हैं साथ में ये क्रिएट करते हैं कंडीशंस को जिसकी वजह से फाइनली ग्लोबल वॉर हुआ था 1939 में। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के हमें क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स बताने हैं। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग कनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा क्या है कनेक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रहा है कंट्रीज के अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये इन्वॉल्व करता है आपका फ्लो ऑफ गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन या फिर पीपल ऑल अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है जो कंट्रीज हैं वो आइसोलेटेड नहीं रही, इंस्टेड वो क्या है अब इकोनॉमिकली लिंक हो गई है, सोशली और कल्चरली लिंक हो गई है। तो आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या है बहुत सारे बेनिफिट्स को तो लाया है बट इसने क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है। सो नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से क्या है कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को क्या है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकती हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो जो आपके फॉरेन कंपनीज हैं वो मनी इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकती हैं और जॉब्स को क्रिएट कर सकती हैं। सेकेंड इज बेटर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। सो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही क्विकली स्प्रेड कर रही है डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज में। सो जो आपकी नई मशीन्स हैं, मेडिकल टेक्निक्स हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, वो क्या है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये क्या करती हैं नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती हैं, लोगों को चांस मिलता है कि वो अब्रॉड में काम करें या फिर फॉरेन फंडेड इंडस्ट्रीज में काम करें जिसकी वजह से हायर इनकम्स होती हैं उनकी और इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फोर्थ इज कंज्यूमर बेनिफिट्स। सो कंज्यूमर्स को क्या है एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं लोअर प्राइजेस पे। जो प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज पे जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं। फिफ्थ इज कल्चरल एक्सचेंज। सो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चरल इंटरेक्शन। ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका कल्चरल इंटरेक्शन को भी प्रमोट करता है। लोग क्या है अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखते हैं, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल के बारे में सीखते हैं जिसकी वजह से उनका क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, ग्लोबल कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। नाउ वी विल ऑल्सो लुक एट सम नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है वो बेनिफिट करता है रिच कंट्रीज को और बिग कंपनीज को मोर देन द पुअर नेशन। जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको सफर हो सकता है ड्यू टू द कंपटीशन, यानी कि उनको बहुत ही कंपटीशन फेस करना पड़ता है पावरफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से। सो लॉस ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। सो जो आपके लोकल और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो क्या है चीप इंपोर्टेड गुड्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो ये लीड करता है टू द क्लोजर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। तो जो आपका ग्लोबल कल्चर है स्पेशली जो आपका वेस्टर्न कल्चर है वो क्या करता है लोकल कल्चर्स को डोमिनेट करता है। इस वजह से जो आप ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वैल्यूज हैं वो क्या है स्लोली डिसअपेयर हो रही हैं। फोर्थ इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो जो इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से क्या है पोल्यूशन हो रहा है, डेफोरेस्टेशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो आपका क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं विदाउट केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचते और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिफ्थ इज जॉब इनसिक्योरिटी। सो जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करती हैं टू द कंट्रीज जहाँ पे कि चीप लेबर होती है। इस वजह से क्या है जॉब इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है और पुअर वर्किंग कंडीशंस रहती हैं वर्कर्स के लिए बहुत सारे रीजन्स में। कंक्लूजन। तो जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फैक्टर्स होते हैं। ये आपका क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है, बट ये क्या है इंक्रीज करता है इनइक्वालिटी को, इन्वायरमेंटल डैमेज को और कल्चरल लॉस को। सो इसीलिए जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हमें केयरफुली मैनेज करना चाहिए ताकि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुंच पाएं और जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकें। सो जो एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव पॉलिसीज होंगी वो क्या है एसेंशियल होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। Now we will move to the next question. Discuss the end of Cold War.
हाउ डिड इट अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स? हमें क्या बताना है कि एंड कैसे हुआ था कोल्ड वॉर का और कैसे इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया है. So the Cold War was a long period of political and military tension after the Second World War, mainly between the United States and the Soviet Union. कोल्ड वॉर क्या था आपका? ये बहुत ही एक लंबा पीरियड था पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि मेनली यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में था. सो इसको कोल्ड वॉर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग नहीं थी बिटवीन द टू सुपर पावर्स. इंस्टेड जो राइवलरी थी वो एग्जिस्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स रेस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर्स करते थे या फिर कंपटीशन करते थे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए. सो जो आपका कोल्ड वॉर है वो ऑफिशियली एंड हुआ था अराउंड 1991 में. So there were some reasons for the end of Cold War. So one major reasons for the end of Cold War was the internal weakness of the Soviet Union. जो आपका एक मेजर कॉज है जो एंड हुआ था कि आपका कोल्ड वॉर क्यों एंड हुआ, वो था इंटरनल वीकनेस थी सोवियत यूनियन में. जो आपकी सोवियत इकोनॉमी थी वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, जैसे कि लो प्रोडक्शन हो गया, लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हेवी मिलिट्री स्पेंडिंग. जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो था आपका लीडरशिप ऑफ मिकाइल गोर्बाचेव. So who became the leader of Soviet Union in 1985? जो आपके मिकाइल गोर्बाचेव हैं, ये क्या है आपके लीडर बने थे सोवियत यूनियन के 1985 में. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए रिफॉर्म्स जैसे कि पेरेस्ट्रोइका दैट इज इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लास्टोनोस्ट दैट इज ओपननेस. सो ये रिफॉर्म्स थे इसने एम किया कि ये इंप्रूव करेगा इकोनॉमी को और अलाउ करेगा मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को. Gorbachev also reduced tensions with the United States by signing arms control agreement and ending Soviet control over Eastern Europe. जो आपके गोरबाचेव थे इन्होंने क्या किया, टेंशंस को रिड्यूस किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. इन्होंने आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट को साइन किया और सोवियत कंट्रोल को एंड किया ओवर द ईस्टर्न यूरोप. सो एज रिजल्ट क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ईस्टर्न यूरोप में वो बहुत ही कोलैप्स हो गई, यानी कि पीसफुली कोलैप्स हो गई. फाइनली 1991 में क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था उसने अपने आप को ब्रोकअप कर दिया इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो कि फॉर्मल एंड को मार्क करता है कोल्ड वॉर के. नाउ देयर आर सम इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड. सो विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि जैसे ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, वर्ल्ड क्या है एक बाइपोलर सिस्टम की तरफ मूव हुआ टू अ यूनिपोलर वन. बाइपोलर से क्या है वो एक यूनिपोलर सिस्टम की तरफ मूव हुआ. जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स थे वो एमर्ज हुए एज द ओनली सुपर पावर, जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. सेकंड इज डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. तो जो बहुत ही शार्प आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में वो वीकन हुआ. ठीक है, बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था और मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट कर लिया था. एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, ये क्या है बहुत ही एक्टिव बने पीस कीपिंग में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में. कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज इंक्रीज, यानी कि जो कोऑपरेशन था कंट्रीज के बीच में वो इंक्रीज हुआ. राइज ऑफ न्यू ग्लोबल इश्यूज. सो कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उसने फोकस किया इश्यूज पे जैसे कि टेररिज्म हो गया, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रादर देन द मिलिट्री राइवलरी. चेंजेस इन मिलिट्री अलायंस. जो आपकी मिलिट्री अलायंस से जैसे कि नाटो हो गया, उसने अपने आप को ईस्टवर्ड एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ नए टेंशंस क्रिएट हुए विद रशिया. कंक्लूजन. So the end of Cold War was brought major changes to the world politics. यानी कि जो एंड हुआ था कोल्ड वॉर का उसकी वजह से मेजर चेंजेस आए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. इसने रिड्यूस कर दिया था फेयर ऑफ न्यूक्लियर वॉर को और एनकरेज किया था कोऑपरेशन अमंग द नेशंस. हाउएवर इसने क्या है नए चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी क्रिएट किया था. ओवरऑल जो एंड था कोल्ड वॉर का उसने मार्क किया बिगिनिंग ऑफ नए फेज का इन द इंटरनेशनल रिलेशन दैट शेप्ड द मॉडर्न ग्लोबल ऑर्डर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is realism? Explain its main arguments. Realism क्या होता है और इसके क्या main arguments हैं? So realism is one of the oldest and most influential theories in international relations. It explains how countries behave in the world and why conflict happen. Realism क्या है आपका एक oldest और most influential theories हैं international relations की. ये explain करता है कि कैसे countries behave करती हैं world में और क्यों conflict होते हैं. तो जो आपका रियलिज्म है ये फोकस करता है पावर पे, सिक्योरिटी पे और आइडिया पे, जो कि कंट्रीज एक्ट करती है मेनली इन देयर ओन इंटरेस्ट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म. सो रियलिज्म इज अ थ्योरी दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक, मीनिंग देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू एनफोर्स रूल्स. रियलिज्म क्या है आपकी ये थ्योरी है इंटरनेशनल सिस्टम की कि ये अनार्किक है. इसका मतलब है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है रूल्स को एनफोर्स करने के लिए.
इस सिस्टम में क्या है, कंट्रीज रिलाई करती हैं खुद पे ही ताकि वो सर्वाइव कर सके और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो आपके रियलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं जो प्राइमरी गोल होता है किसी भी स्टेट का वो होता है कि वो इंश्योर करे अपनी सिक्योरिटी को और पावर को मेंटेन करे। मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द रियलिज्म, सो एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सो आपके रियलिस्ट हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एनार्किक है क्योंकि कोई भी ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं होती है। अनलाइक विद इन अ कंट्री जहाँ पे कि लॉज को एनफोर्स करते हैं ऑर्डर, कंट्रीज मस्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन सिक्योरिटी। कंट्रीज को क्या है, खुद की सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन लीड होता है और मिसट्रस्ट होता है अमंग द स्टेट सेंट्रिज्म। सो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, यानी कि रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो आपके स्टेट्स हैं वो मेन एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। जो और एक्टर्स होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टेट्स होता है उसका प्राइमरी कंसर्न होता है सर्वाइवल, और जो उसके डिसीजन होते हैं वो ड्रिवन होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा। नेशनल इंटरेस्ट इन पावर, जो आपके रियलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं जो कंट्रीज हैं वो एक्ट करती हैं मेनली अपने पावर और सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। पावर मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोई भी हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करता है बेटरली और इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। रियलिज्म देखता है कि जो पावर है वो मेन फैक्टर होती है इंटरनेशनल आउटकम्स को डिटरमाइन करने के लिए। ह्यूमन नेचर, सो जो कुछ रियलिस्ट होते हैं, स्पेशली जो क्लासिकल रियलिस्ट होते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं जो ह्यूमन नेचर है वो नेचुरली सेल्फिश होता है और एग्रेसिव होता है। ये जो टेंडेंसी होती है ये रिफ्लेक्ट होती है हमारे बिहेवियर ऑफ स्टेट्स में। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वॉर होते हैं उनको देखा जाता है एज इनएविटेबल क्योंकि ये स्ट्रगल होती है पावर के लिए। सिक्योरिटी डिलेमा, तो जो आपका रियलिज्म है ये क्या है, हाईलाइट करता है सिक्योरिटी डिलेमा को, जहाँ पे कि एक स्टेट क्या है अपनी खुद की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है और जो और स्टेट्स होते हैं वो थ्रेटन फील करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर ओन पावर, यानी कि वो भी अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। सो इस वजह से क्या है, आर्म्स रेस और कॉन्फ्लिक्ट होती है इवन इफ नो साइड वांट्स वॉर। बैलेंस ऑफ पावर, सो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रियलिस्ट क्या आर्ग्यू करते हैं, जो कंट्रीज हैं वो ट्राई करती हैं कि वो पावर को बैलेंस करें। अगर एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है तो और क्या करते हैं, अलायंसेस फॉर्म करते हैं ताकि डोमिनेशन को प्रिवेंट कर सके। इससे क्या है, मेंटेन रहती है पीस, हेल्प करते हैं वो इसको पीस को मेंटेन करने में और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में एक एनार्किक वर्ल्ड में। कंक्लूजन, सो रियलिज्म एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू द लेंस ऑफ पावर, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल। रियलिज्म क्या करता है, आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता है थ्रू द लेंस ऑफ पावर, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल। ये एम्फोसाइज करता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वह नेचुरल होते हैं और स्टेट्स को केयरफुल रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और स्ट्रैटेजिक रहना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो जो क्रिटिक्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं जो रियलिज्म है वो इग्नोर करता है कोऑपरेशन को और मोरालिटी को, बट ये क्या है, एक की फ्रेमवर्क रहता है टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।